वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पूरे फ्री वीडियोस, वो भी हर दिन आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टीजीटी, एलटी और केबीएस एनबीएस के एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल फुल तैयारी करवाई जाएगी आपको। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लगातार बने रहें और हर दिन तैयारी करें, जिससे कि आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम्स आपके लिए कठिन ना रहे। हर दिन आप तैयारी करते जाएंगे तो हर एक प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम्स में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी और आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं, आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर थे वो भी करवाया जा चुका है और लगातार करवाया जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। प्रैक्टिस सेट 4 में पहला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि एथलेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो एथलेटिक्स शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो द वर्ल्ड एथलेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो वो कौन सा लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है ग्रीक। कौन सा लैंग्वेज है, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एथलेटिक्स शब्द जो है ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, प्रश्न अगला देखते हैं और चलते चलते ये भी बताना चाहेंगे कि आप हर एक प्रश्नों को ऐसे समझ लें, ऐसे याद कर लें कि वो दोबारा गलती से भी गलती ना हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप जो यहाँ पर सीख रहे हैं, यहाँ पर जो भी प्रश्न को देख रहे हैं, उसको ऐसे याद कर लें कि दोबारा गलती ना हो। गलती पहली बार नहीं होती है, ये तो सीखना है। आज जो कर रहे हैं, आज जो देख रहे हैं और नहीं बता पा रहे हैं, खुद से स्वयं से मूल्यांकन करिए। जो नहीं बता पा रहे हैं वो गलती नहीं है, यहाँ पर आप सीख रहे हैं। लेकिन अगर ये देखने के बावजूद भी आप कहीं जाकर इसी प्रश्न को गलत करके आए तो गलती वो होती है। प्रश्न अगला देखते हैं, कुंडलिनी कहाँ स्थित होती है, यानी कि वेयर इज कुंडलिनी लोकेटेड। तो वह कहाँ पर स्थित होती है, वह स्थित होती है बेस ऑफ स्पाइन, यानी कि रीढ़ की हड्डी के तल में, है ना। स्पाइन के जो है रीढ़ की हड्डी के तल में जो है कुंडलिनी स्थित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में पहले स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। इन विच ईयर फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स वर हेल्ड। तो कौन से ईयर में, तो वो किया गया था 1968 में, है ना। 1968 में जो है स्पेशल ओलंपिक्स आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष में नाडा की स्थापना की गई थी। नाडा की स्थापना किस वर्ष, इन विच ईयर नाडा वाज एस्टैब्लिश्ड। तो कौन से साल में, 2005 में। कब, 2005 में जो है नाडा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, कितने चयनित देशों को सैफ खेलों में भाग लेने की अनुमति है। हाउ मैनी सेलेक्टेड कंट्रीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सैफ गेम्स। कितने खेल हैं, कितने देश हैं जो है यहाँ पर, तो वो 8 देश हैं। कितने, 8 देश जो है सैफ खेलों में भाग लेने की अनुमति है। प्रश्न अगला देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस अवार्ड को स्पोर्ट्स के ऑस्कर अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड, है ना, विच अवार्ड इज आल्सो नो एज ऑस्कर अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो कौन सा अवार्ड होगा, वो है सुलिवान अवार्ड। याद रखना है आपको, जेम्स ई सुलिवान अवार्ड। इसको आप जो है स्पोर्ट्स के ऑस्कर अवार्ड के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम है, सुलिवान अवार्ड। ठीक है, याद रहेगा, आई होप कि आपको याद रहेगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल समाजशास्त्र किससे संबंधित है। खेल समाजशास्त्र किससे संबंधित है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, है ना, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है ये, डील्स विद। तो ये किससे डील्स करता है, यह जो है किससे, टीम सामंजस्य, यानी कि टीम, है ना, टीम सामंजस्य से यह जो है संबंधित है, समाजशास्त्र, है ना। तो मलेरिया किस रोग जनक के कारण होता है। मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू विच, है ना। तो यह किससे होता है, यह जो है प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। किससे, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ और मादा एनाफिनिस से है ना। आगे देखते हैं, पोल जंप इवेंट में रनवे की लंबाई कितनी होती है। तो जो रनवे की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 40 से 45 मीटर। लेंथ ऑफ रनवे इन पोल जंप इज 40 to 45 मीटर। समझ में आ रहा है, याद करते चलिए, बिल्कुल समझते चलिए, जिससे कि ये दोबारा आपसे गलती ना हो, है ना। और अपना मूल्यांकन भी करते चलिए कि आप कितना सही कर रहे हैं।
देखते हैं थ्योरी वाई किसके द्वारा दी गई है, थ्योरी है ना, थ्योरी वाई वाज गिवन बाय, तो यह किसके द्वारा दी गई है, यह डगलस मैकग्रेर है ना, डगलस मैकग्रेर, यह जो है डगलस मैकग्रेर के द्वारा थ्योरी वाई दी गई है। ठीक है। वॉलीबॉल का आविष्कार, ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा, हु इन्वेंटेड वॉलीबॉल, तो वह जो है किसके द्वारा खोज किया गया वॉलीबॉल का, तो वो खोज किया गया था विलियम्स मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल का आविष्कार किया गया। प्रश्न अगला देखते हैं। कहा जा रहा है कि सूर्य नमस्कार करने से क्या लाभ होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करने से क्या लाभ होता है, तो देखिए शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, पाचन प्रणाली में सुधार करता है और अनिद्रा, ये सभी जो है ना, ये सभी जो है क्या है, सूर्य नमस्कार करने से लाभ होता है, बेनिफिट्स हैं। फिर अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 70 किलो में रक्त की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका वजन 70 किलो में रक्त की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पर कहा जाएगा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन हेल्थ मैन वेट्स ऑफ 70 kg, अगर वह 70 kg का है ना, 70 किलो का है, तो उसका जो है अनुमानित मात्रा कितनी होगी वजन की, है ना, तो रक्त की अनुमानित मात्रा आपको याद रखना है कि यह जो है 5 से 6 लीटर ही होगा, है ना, लगभग हर एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ही रक्त होता है ना, आप इतना लगाएंगे कितना, 5 से 6 लीटर। ठीक है। अगला देखते हैं, किस तकनीक में व्यक्ति शरीर के डिस्टल से समीपस्थ भाग की तरफ मालिश या हल्के से स्पर्श करता है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ बॉडी, तो वो कौन से तकनीक से होता है, तो वह जो है एल्फ्लूरस है ना, एफ्लूरस जो है, यह जो है इससे इस तकनीक के द्वारा क्या होता है, समीपस्थ भाग की तरफ मालिश या हल्के से स्पर्श करता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट वे टू बिल्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो वह कौन सा तकनीकी है, वह कौन सा तकनीक होगा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वेट ट्रेनिंग लिखा हुआ है, क्या है, वेट ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो यह जो है सबसे अच्छा तकनीकी है ना, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने का। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कौन सा अक्ष बाएं से दाएं क्षैतिज रूप से गुजरता है, विच एक्सिस पासिस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें कौन सा सही होगा, वो फ्रंटल एक्स है, कौन सा है, फ्रंटल एक्सिस जो है यह कैसे गुजरता है, बाएं से दाएं क्षैतिज रूप से गुजरता है। ठीक है। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्लेटलेट्स को क्या भी कहा जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स है ना, थम्बा है ना, तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है, रोकने का काम करता है ना, जब ब्लड है ना, प्लेटलेट्स जो है उसी से जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो ये जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी प्लेटलेट्स को कहा जाता है। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान को मानव के अध्ययन का माना जाता है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है साइकोलॉजी इज कंसीडर्ड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन, तो वो किसको है ना, वह किसको करता है, तो वह क्या करता है, वो व्यवहार का वो करता है ना, व्यवहार का अध्ययन करता है, जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, बिहेवियर का अध्ययन करता है, स्टडी करता है। ठीक है। अगला है कि से स्वतंत्रता अपूर्णता कहलाता है, यानी कि एसेप्सिस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, किससे है ना, स्वतंत्रता अपूर्णता कहलाता है, तो वह कौन सा होगा, वह जो है संक्रमण है ना, संक्रमण इन्फेक्शन जो है यह जो है स्वतंत्रता है ना, संक्रमण से स्वतंत्रता अपूर्णता कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी को फ्री थ्रो लेने के लिए कितना समय आवंटित किया जाता है, इन बास्केटबॉल हाउ मच टाइम इज अलॉटेड टू ए प्लेयर टू टेक फ्री थ्रो, कितना समय लिया जाता है, तो वो 5 सेकेंड होगा, कितना, 5 सेकेंड जो है समय आवंटित किया जाता है फ्री थ्रो लेने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं कि परिवर्तनशीलता को क्या कहा जाता है, परिवर्तनशीलता
है ना। वायबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड, उसको हम परिवर्तनशीलता को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं यहाँ पर फैलाव, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, फैलाव कहते हो, है ना। डिपर्सन कहते हो, डिस्पर्सन कहते हो, या फिर फैलाव कहते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक खिलाड़ी बैडमिंटन के एक सेट में अधिकतम कितने अंक स्कोर कर सकता है। अधिकतम कितने अंक, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स अ प्लेयर कैन स्कोर इन वन सेट ऑफ बैडमिंटन, तो वह कितना होगा, वह जो है कितना 30 होता है, 30 जो है ना, 30 अंक स्कोर कर सकता है एक खिलाड़ी बैडमिंटन के एक सेट में। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, जिसको आप ITF के नाम से जानते हो, ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन याद रखिएगा आप कि वॉज फॉर्म्ड इन, इसका गठन कब किया गया, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF का फुल फॉर्म होगा ना, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन याद रखिएगा आप, इसका जो फुल फॉर्म है। और इसका गठन हुआ था 1913 में, 1913 में, कब हुआ था, 1913 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गति जिससे एथलीट दौड़ता है वह उसकी क्या कहलाती है। गति जिससे एथलीट दौड़ता है ना, है ना, तो यह जो है विथ एथलीट्स रन इज कॉल्ड, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है तीव्रता। क्या कहलाता है, तीव्रता, इंटेंसिटी, है ना, तीव्रता कहलाता है जिससे एथलीट दौड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाइसेप्स कर्ल किसका उदाहरण है। बाइसेप्स कर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है, तो यह जो है आइसोटोनिक ट्रेनिंग का, आइसोटोनिक ट्रेनिंग का उदाहरण है बाइसेप्स कर्ल, याद रहेगा आपको कि आइसोटोनिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि प्रत्येक सांस में एक मानव कुल हवा का लेवल 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेरित करता है, लेकिन बदले में कुल हवा का कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यहाँ पर हमको पता है अच्छी तरीके से, क्या क्या पता है कि 4%, कितना छोड़ता है, 4%। इन ईच ब्रेथ ऑफ ह्यूमन इंस्पायर्स ओनली 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ टोटल एयर, बट एक्सपायर्स 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टोटल एयर ऑफ रिटर्न, है ना, कितना, 4%। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के टूर्नामेंटों में से कौन सा अवधि के मामले में सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है, यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स आर शॉर्टेस्ट इन ड्यूरेशन, तो कौन सा ड्यूरेशन में सबसे छोटा है, तो वो है नॉक आउट टूर्नामेंट। कौन सा, नॉक आउट टूर्नामेंट जो है ड्यूरेशन यानी कि अवधि के मामले में सबसे छोटा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है, यानी कि इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप को और किस नाम से जानते हैं, तो उसी को आप कहते हो सुब्रतो कप। किसको, है ना, इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप इज आल्सो कॉल्ड क्या, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है कि लूडो में प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितनी गोटियां होती हैं। ये तो अच्छी तरीके से आप सभी को पता होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा कि इसमें 4 गोटी होती है। कितनी, 4 गोटी होती है ना, 4 गोटी होती है लूडो में प्रत्येक खाने में, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है BCCI कब गठित किया गया था। BCCI वॉज फॉर्म्ड इन, तो इसका गठन कब हुआ था, 1928 में। कब, 1928 में BCCI का गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी में प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। हॉकी में प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो हॉकी में, है ना, फर्स्ट ध्यानचंद अवार्डेड इन हॉकी वाज, कौन था वो, तो वो थे, इसमें आपका नाम है अशोक दीवान। क्या, अशोक दीवान, ये जो है हॉकी में प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, अशोक दीवान। प्रश्न अगला है यहाँ पर कि लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में क्या मदद करता है। व्हाट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो जो क्या मदद करता है, तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। ठीक है,
फिर कहा जा रहा है कि मानव चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, है ना। चौबीसी फोड़ देंगे तुम्हारी, कहते हो ना कि जो है पूरी, है ना। तो वो जो है कितना, फिर समझ गए होंगे आप, है ना, कि वहां पर हम 14 की बात कर रहे हैं कि मानव चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो जो है 14 हड्डियां होती हैं। कितनी? 14 हड्डियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन फेस, तो वो 14 होती हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किस पुरस्कार को लाइफ टाइम अचीवमेंट भी कहा जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है। विच अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो कौन सा होगा? वो होगा ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा अवार्ड? ध्यानचंद पुरस्कार को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं, किस प्रकार के नमूने में विषय समूह को पहले समरूप समूहों में विभाजित किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इन विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग हेट्रोजोनियस ग्रुप इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स, तो यह कहा जा रहा है इसमें कौन सा होगा? तो यह होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है यह ऐसा है जिसमें विषम समूह को पहले समरूप समूह में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा बल सर्कल के केंद्र से दूर या बाहर की ओर कार्य करता है ना। विच फोर्स एक्ट इज डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वह कौन सा बल होगा? वह कौन सा बल है? तो वह बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यह ऐसा बल है जो केंद्र से दूर या बाहर की ओर कार्य करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है प्राइसिस चिकित्सा में एस का क्या मतलब है, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, है ना, जिसमें एस का तात्पर्य होता है स्टेबलाइजिंग, है ना। स्टेबलाइजिंग जो है, एस का तात्पर्य क्या है? स्टेबलाइजिंग होता है, ठीक है ना। ये चिकित्सा विधि है जिसमें एस का तात्पर्य स्टेबलाइजिंग होता है। आगे देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है ना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो वह कौन सा हिस्सा होगा? वह हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपो, है ना, हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय ने अब तक अधिकतम बार माका ट्रॉफी, ये आपको याद होगा, विच यूनिवर्सिटी हैड वॉन माका ट्रॉफी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टिल नाउ, अब तक जो सबसे ज़्यादा जीता हुआ है तो उसका, है ना, उसका जो है JNDU अमृतसर जो है, JNDU अमृतसर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अधिकतम बार माका ट्रॉफी को जीता हुआ है। कौन सा? JNDU अमृतसर जो है सबसे ज़्यादा बार माका ट्रॉफी को जीता हुआ है विश्वविद्यालय, है ना। अगला देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि समान परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही व्यक्ति पर माप की स्थिरता क्या कहलाती है, जिसको आप कहते हो कि बार बार अगर उसी पे किया जाए और बराबर वही आए तो आप उस पर विश्वास रखने लगते हो। क्या विश्वास रखने लगते हैं आप उस पर कि, है ना, लगातार अगर एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही व्यक्ति पर माप की स्थिरता जो है विश्वसनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? रियलेबिलिटी जो है ना, विश्वसनीयता कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है कि पुनरावृत्ति प्रशिक्षण के दौरान एथलीट को तीव्रता की उसकी अधिकतम गति का होता है, कितना अधिकतम गति होती है? तो उसका जो अधिकतम गति होती है वो कितनी रखी जानी चाहिए? वो होती है 90 से 100%, है ना। पुनरावृत्ति प्रशिक्षण होगा यहाँ पर, है ना, रेपिटेशन हो रहा है, रेपिटेशन ट्रेनिंग, है ना। तो यहाँ पुनरावृत्ति के दौरान जो है एथलीट की तीव्रता उसकी अधिकतम गति का 100% यानी कि 90 to 100% होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है? यह क्या है? एक ब्राउजर है। क्या है? एक इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ ब्राउजर, एक क्या है? वो ब्राउजर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक में अनइवन बार्स की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अनइवन बार्स इन जिम्नास्टिक? तो वह कितनी होगी? 240 सेंटीमीटर। कितनी? 240 सेमी। याद रखना है कि अनइवन बार्स की जो लंबाई होगी वो 240 सेमी होती है ना। फिर चलते हैं, एंटीहिस्टामाइंस और स्टेरॉइड का इस्तेमाल किससे राहत देने का कार्य करता है? तो यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइंस और स्टेरॉइड, है ना, गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम, तो वह रिलीफ किस में देगा? तो वह देगा, है ना, एलर्जी में। किस में? एलर्जी में जो है वह रिलीफ देने का कार्य करता है, एलर्जी में, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। याद रखिए, मत भूलिए कि हर दिन यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट
मैटर यहाँ से मिलेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, बहुत ही सहायक होंगे, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो किसकी सिफारिश पर, है ना, हृदयनाथ कुजरू थे, है ना। हृदयनाथ कुजरू जो है, इन्हीं की सिफारिश पर जो है एनसीसी वाज इस्टेब्लिश ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जो है पंडित हृदयनाथ कुजरू, है ना। इन्हीं की जो है सिफारिश पर एनसीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्लूकोज के दो अणु एक साथ जुड़कर क्या कहलाते हैं, है ना। है ना, ये जो कंबाइन होते हैं टुगेदर आर नो एज, ग्लूकोज के जो जब साथ में जुड़ते हैं तो उनको हम माल्टोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उनको जब हम ग्लूकोज के जो दो अणु एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हीं को हम माल्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ओलंपिक में मुक्केबाजी रिंग का क्षेत्र कितना होता है। ओलंपिक में मुक्केबाजी रिंग का क्षेत्र कितना होता है? तो वह होता है 6.1 मीटर स्क्वायर। कितना? 6.1 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ बॉक्सिंग रिंग इन ओलंपिक्स? तो वो होगा 6.1 मीटर स्क्वायर। और आज का जो है अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल रैकेट संबंधित नहीं है, है ना, है ना। तो ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैकेट स्पोर्ट्स? तो वह कौन सा खेल होगा? वह तीरंदाजी है ना। तीरंदाजी में क्या नहीं होता है? रैकेट नहीं होता है। तीरंदाजी में रैकेट नहीं होता है ना। यह जो है रैकेट नहीं होता है। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर होगा समाप्त। और ये आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप फिर से देख लीजिए सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक लोग देख सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। और चलते चलते आप कमेंट करके बताएं कि क्या यह आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगा या फिर नहीं। धन्यवाद।